क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपसे जो है वो पिछली बार कुछ चीजें पूछी थी, आपने उनके सही आंसर किए बेटा, है ना। स्पेशली आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना, कि स्पर्मेटोगोनिया में क्या रोल होता है उसका, oogenesis में क्या रोल होता है उसका, के मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रोल होता है। आपने इसको अच्छे से देखा, समझा, ठीक है ना। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते बेटा। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने बेटा जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो एक जो क्वेश्चन मेरा आपसे, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली बार कुछ टर्मिनोलॉजी पूछी थी और आपने सही बताया कि आज जो क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। क्या मोरुला में और ब्लास्टोसिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। ठीक, जो भी आपको याद आता है, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपकी याददाश्त में है, वो लिखकर मुझे बताइएगा। ठीक, बहुत जल्दी आपके ऐप के अंदर भी जो है वो आपका ये वाला फीचर जिसको बोलते हैं कमेंट करने का फीचर अवेलेबल हो जाएगा बेटा। तो अभी आप चाहे तो YouTube पे जाके जो है वो छोटे वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक, ताकि मुझे मालूम चल जाए कि आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए ब्लास्टोसिस्ट हुआ, ठीक है, और मोरुला में क्या फर्क है ये आपको बतलाना है। ठीक है, आपको ये बतलाना है बेटा कि वे सेल्स ने, वे सेल्स ट्रोफोब्लास्ट की वे सेल्स जो कि इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की वे सेल्स जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ये भी आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था एक जाइगोट, फिर हमने कहा था ब्लास्टोमियर बन रहे हैं, यहां पे डिवाइड होने पर क्लीवेज हो रहा है, फिर मोरुला बना, मोरुला के बाद फिर क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है ना, क्लियर। अब आप में से कुछ कमांडोज ने मुझे जो है वो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे और उन क्वेश्चंस को मैंने सोचा चलो आपसे सबको डिस्कस करते हैं क्या। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा किसी ने, वो पूछा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, ठीक है बेटा, तेरा क्वेश्चन ले लिया मैंने ना, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है एफएसएच एलएच है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो एक ओवरी को तो अफेक्ट करते हैं, दूसरी ओवरी को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हमने बताया हुआ है कि एक बार में एक ओवरी जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार में एक ओवरी से ओवुलेशन होगा, दूसरी से नहीं होगा, अगली बार दूसरी से ओवुलेशन होगा, पहली वाली से नहीं होगा। तो अल्टरनेट सीक्वेंस में ओवरी जो है वो ओवुलेशन करती है, मतलब एक ओवरी साल में 6 बार ओवुलेशन करती है, दूसरी ओवरी 6 बार करती है। ठीक है, हम 12 महीने में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मान लें, है ना, ठीक है। तो आपने बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि रियली यू थिंक अ लॉट अबाउट दिस, कि आपने कहा कि सर वो हार्मोन तो ब्लड से सब जगह पहुंचेंगे, तो दोनों ओवरी के पास पहुंचेंगे। देखो बेटा होता ये, सच्चाई ये है कि जो हम सोचते हैं ना कि 28 डेज में, 28 दिन के अंदर हम सोचते हैं कि हार्मोन्स आया और जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है वो एकदम से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है बेटा कि जैसे दो, समझना बात करके, दो ओवरी हैं, ठीक है, एक ओवरी ने इस बार ओवुलेशन किया, अभी जो है वो इसको इंड्यूस किया किसने बेटा, एफएसएच ने, एलएच ने, इसका ओवुलेशन हुआ, ठीक है। लेकिन उन्हीं हार्मोन के इफेक्ट से इस ओवरी के अंदर फॉलिकल का मैच्योरेशन चल रहा होता है लगातार, ठीक है। जब ये ओवरी ओवुलेशन कर चुकी होगी, ठीक है, कार्पस लुटेम बनेगा, ये अपना काम खत्म कर चुकी, अगले महीने क्या होगा कि फिर हार्मोन सर्च करेगा, तो इस ओवरी के फॉलिकल डेवलप होना शुरू होंगे, लेकिन ये शुरुआती अवस्था में होंगे, लेकिन इसके फॉलिकल अधिक डेवलप हो चुके होंगे, तो ये ओवुलेशन में भाग लेगा। तो एक्चुअली में जो हम सोचते हैं ना कि केवल 14 डेज के अंदर फॉलिकल मैच्योर कर जाते हैं, ये हम गलत सोचते हैं कि उनको इट टेक्स मोर टाइम के। तो क्या होता है कि जो ओवरी ओवुलेशन कर रही होती है उसके फॉलिकल मैच्योर हो चुके होते हैं, ठीक है, और वो रिलीज करने तैयार हो गए होते हैं एफएसएच और एलएच के इफेक्ट में के। दूसरी ओवरी में फॉलिकल इवॉल्व कर रहे होते हैं, वो अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, वे शुरुआती अवस्थाओं में होते हैं, यहां एडवांस अवस्था में होता है, इसलिए ये ओवुलेशन करता है। अब अगली बार क्या होगा, ये वाला पहले काम शुरू हो चुका था, अब ये वाला बाद में शुरू होगा, अब इसके फॉलिकल शुरू करेंगे काम करना अपना के। तो ये अल्टरनेट प्रकार से फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही बेटा तुम्हारी कि दोनों ओवरी पर हार्मोन अफेक्ट करता है, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि फॉलिकल जो है उनको डेवलप होने में मोर टाइम लगता है, इसलिए क्या होता है कि हार्मोन का इफेक्ट
एक ओवरी पर जो ओवुलेशन करेगी उसके फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, उसने ओवुलेशन कर दिया है। अब दूसरी ओवरी के फॉलिकल जो है उसमें ओवुलेशन नहीं हुआ था तो उसके फॉलिकल अधिक डेवलप कर चुके हैं अपने आप को, तो अगली बार बट नेचुरल सी बात है कि ये वाली ओवरी ओवुलेशन करेगी। ठीक है, कभी कभी जो है आर्टिफिशियली फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं हमके, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी जो है वो दोनों ओवरी ओवुलेशन कर देती हैं। ठीक है, कभी कभी किसी में नेचुरली जिनके ट्विंस होते हैं, जिनके डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कभी कभी एफएसएच और एलएच के प्रभाव से दोनों ओवरी एक बार में ओवुलेशन करती है। भाई ट्विंस कैसे होते हैं? ट्विंस ऐसे तो होते हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं? दोनों ओवरी ने ओवुलेशन कर दिया। कभी ऐसा रहा होगा भाई, भी देखिए नेचुरल सिस्टम में कभी हार्मोन का लेवल हायर साइड रहा, दोनों में एक साथ मैच्योर हो गए, दोनों के फॉलिकल एक साथ मैच्योर हो गए, तो दो ओवुलेशन हो गए, दो ओवम आ गए, दोनों को दो स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, अब क्या बन गया? डाइजाइगोटिक ट्विंस बन गया। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा, किसी ने पूछा कि सर ये जो यदि मान लो एक जो सेकेंडरी oocyte पे दोनों स्पर्म एक साथ पहुंचे और फर्टिलाइज करें तो क्या होगा? देखो बेटा ऐसा होता है, नंबर 1, दोनों स्पर्म एक साथ पहुंच के मेम्ब्रेन को टच करेंगे तो उसमें से केवल एक स्पर्म ऐसा होगा जिसका जो अधिक पहले यानी भले ही वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का डिफरेंस अधिक पहले जो अंदरूनी लेयर को डैमेज करेगा और कॉर्टिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, तो दूसरा वाला बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों स्पर्म एक साथ अंदर पहुंच जाए वो। ठीक है, यदि ऐसा हो भी गया तो नेचुरली मुझे लगता है कि हमारा जेनेटिक सिस्टम पूरा ट्रैक करता, चेक करता। आपको बताऊंगा आगे मैं एम्ब्रियोलॉजी में, जब कभी हम जो डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे, हमारा जेनेटिक सिस्टम स्कैनिंग भी करता है। तो कई बच्चे आपने देखा होगा, कई लोग जो है वो एकदम हेल्दी होते हैं लेकिन बच्चा अबॉर्ट कर जाता है, और ये बताओ नेचुरल बॉडी का पूरा सिस्टम है, अरे आज भी समझना इसको मुश्किल है कि कैसे जेनेटिक स्कैनिंग बॉडी कर लेती है। ठीक है, उसके बावजूद जेनेटिक डिफेक्ट हमको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपने मुद्दे पे आते हैं बेटा। देखो पिछली बार हमने जो है डेज के अकॉर्डिंग बात की थी कि ब्लाक की जो है वो मैंने कहा था कि जब तक मोरुला अवस्था रहती तब तक जोना पेलुसिडा आपको देखने मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा जोना पेलुसिडा को जो हटा दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर जो होती है, जब ब्लास्टोसिस्ट पूरा बन चुका होगा उसमें ब्लास्टोसिल कैविटी होती है, आउटर लेयर जो होती है उसकी ट्रोफोब्लास्ट से बनी होती है, जो स्टिकी सेल्स होती है, और ये यूट्रस में जाकर इंप्लांटेशन में हेल्प करती है। ठीक है ना, फिर मैंने कहा था आपसे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, कोरोनिक विलाई कहते हैं हम, ये यूट्राइन वॉल के साथ में गुथ जाते हैं और इंटर डिजिटेशन करते हैं, गुथ जाते हैं, और वहां पर क्या बनता है बेटा? प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्या? और यूट्रस के जिस हिस्से में प्लासेंटा बनता है वो हिस्से को बाद में अलग करना पड़ता है, उसको हम डेसिडुआ भी कहते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस या डेसिडुआ भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो प्लासेंटा से फीटस का कनेक्शन जो होता है वो कैसे होता है बेटा? प्लासेंटा से जो एम्ब्रियो का कनेक्शन किसके थ्रू होता है? वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है, पढ़ा है हमने। ठीक है, क्लियर? चलिए, जहां हमने बात खत्म की थी हमने कहा था आपसे बेटा कि इमीडिएटली आफ्टर इंप्लांटेशन के ठीक बाद जो है वो इनर सेल मास के जो इनर सेल मास है एम्ब्रियो का, मैंने कहा ना आपसे एक्चुअल एम्ब्रियो क्या होता है? इनर सेल मास होता है कि ये डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर, एक आउटर लेयर में डिफरेंशिएट होता है, इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्टो मतलब बाहर, डर्म मतलब लेयर, ठीक है ना, और इनर लेयर बनता है एंडोडर्म के, और इसके बाद में जो है वो जब दोनों लेयर बन, याद रखना बेटा गलती मत करना, यानी बाहर वाला एक्टोडर्म में, अंदर वाला एंडोडर्म में, बीच वाला मेसोडर्म में, और बीच वाला मेसोडर्म जो है वो बाद में बनता है। ठीक है, मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, these three layers give rise to all to, ये जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं वो या तो एक्टोडर्म से बना होगा, या एंडोडर्मल ओरिजिन का होगा, या मेसोडर्मल ओरिजिन का होगा। मतलब हमारे एम्ब्रियो में 3 परतें पहले बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के, और जो भी बॉडी पार्ट हमारे होते हैं वो इन्हीं से बने होते हैं। ठीक है ना, जो हमारी बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से बनी होती है, और जो हमारा हमने कहा नर्वस सिस्टम की बात करें, हमने कहा एक्टोडर्म से बना होता है, ऑर्गन्स के एंडोडर्म से बने होते हैं। क्लियर? ठीक, फिर it need to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells। inner cell mass में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम stem cells बोलते हैं, और ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, कोई भी तरह के टिश्यू या ऑर्गन को बनाने की इनमें क्षमता होती है, तो स्टेम सेल होती है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? अब समझो बात को। अब एनसीईआरटी ने इतना लिखा, अब हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा इसमें कि एक्चुअली में असली कहानी क्या घटती है। देखो बेटा, सबसे पहले बनता है जायगोट। ठीक है, जायगोट से बनता है मोरुला। ठीक है, मोरुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इससे बनता है गैस्ट्रुला।
ठीक है, याद रखना गैस्ट्रुला के अंदर आपको जो है वो जो है जर्माइनल लेयर्स आपको देखने मिलती है, आपको जो एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म आपको देखने मिलती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भूलना नहीं, मुरुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रुला। ठीक है, तो बात करते हैं हम गैस्ट्रुलेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द गैस्ट्रुला विथ प्राइमरी जर्म लेयर बाय रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स के, उसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात करके, जब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जर्माइनल लेयर बनने लगती है, इस समय इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इसको हम जो है वो गैस्ट्रुला कहते हैं हमके, और गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर जर्माइनल लेयर्स के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इससे गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट सीन इन गैस्ट्रुला, जर्म लेयर फॉर्मेशन के, यानी वास्तव में जो भी कंप्लीट जर्माइनल लेयर जो होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, हमको गैस्ट्रुला में देखने मिलती है। और यहां पर जब एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इसका मतलब है कि अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन को बनाने में इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए अब इसको बेटा इमेज को अच्छे से समझ के देखो बेटा, इस समय मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, इस समय मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप कोई भी एमसीक्यू बुक उठा के देखेंगे आप पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए इनके, और ये बेसिक्स है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए उन्होंने जर्म लेयर लिख दिया, बात खत्म कर दी, लेकिन उसकी पीछे की कहानी हमको जानना होगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर ने एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हैं, बेटा नहीं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना वो एग्जाम की नीड है, इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको मैं। ठीक है ना, क्लियर। बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि क्योंकि आपका भरोसा ना टिकट के। और एक बात अच्छी बात, चलो अच्छी खबर शेयर करता हूं आपसे मैं। कल परसों में 12th का बोर्ड का रिजल्ट आया, एंड मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे बहुत सारे कमांडोज ने मुझे मैसेज किया है, ईमेल किया उन्होंने, मेरी टीम को मेल किया उन्होंने के, एंड दे ऑल स्कोर वेरी गुड मार्क्स के, एंड बच्चों के 98 99 तक मार्क्स उनके आए हैं इसमें, और कई बच्चे ऐसे जिनके 95 एंड प्लस मार्क्स हैं के। एंड ये बेटा आपने मुझे बोला थैंक यू, आपने मुझे जो है वो रिकॉग्नाइज किया, ये आपका बड़प्पन है बेटा, और आप जो है वो ऐसा बोल सकते हैं इसको कि ये आपका प्रेम है, बड़प्पन नहीं प्रेम बोलना चाहिए मुझे कि ये आपका प्रेम है, स्नेह है आपका, ये कि आपने मुझे क्रेडिट देने का सोचा। लेकिन सच बताऊं बेटा, आप टैलेंटेड है, मैंने सबके लिए जो करना था वो किया है, ये मेरा अचीवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू स्कोर 90%, 95%, 98% इन बायोलॉजी, इट्स द क्रेडिट गोज टू यू ओनली। कई बच्चों ने अपनी मार्क्सशीट भेजी A1 बढ़िया ग्रेड मिला हुआ सबको के, तो दिस इज इंटायरली योर अचीवमेंट बेटा, आपकी सिंसियरिटी, आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत वो रंग लाई है। ठीक है, एंड आई प्राउड ऑन यू बेटा, के मुझे आप पे गर्व है और आप इस परिवार का हिस्सा है, मुझे बहुत खुशी है बेटा के पढ़ना और ऐसे नीट में फोड़ के आना। ठीक है, चलिए तो अभी अपने मुद्दे पे लौट के आते हैं के, तो चिंता नहीं करो, जो भी बच्चे भी बोर्ड में ना, मतलब आप समझ लो कि आपका बोर्ड का एग्जाम भी फोड़ के आओगे, ये बात तो प्रूव कर दी इन बच्चों ने। चलिए अब देखो, ये हम देख रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसिल दिखाई पड़ रहा है हमें, ये ब्लास्टुला है बेटा, ठीक ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत हुई, इसमें गैस्ट्रुलेशन के गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो है वो एक जो है वो इसमें कैविटी का फॉर्मेशन इसके अंदर होने लगता है, एक इसमें जो है स्पेशल एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनने लगता है, इसको बोलते हैं आर्केंट्रॉन, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो है वो हमको देखने मिलता है। ठीक है, फिर क्या देखा हमने देखा यहाँ पे कि हमें अर्ली गैस्ट्रुला में आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपको जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपको देखने मिला। तो अर्ली गैस्ट्रुला में आपका मेसोडर्म नहीं बनता, बाद में बनता है। तो पहले एक्टोडर्म बनेगा, एंडोडर्म बनेगा, उसके बाद फिर मेसोडर्म बनेगा। फिर आर्केंट्रॉन एक कैविटी के समान बनेगा, और इस कैविटी की जो ओपनिंग होगी बेटा, हमने कहा कि हमें ब्लास्टोपोर के समान हमें ये ओपनिंग यहाँ पर दिखाई पड़ी कि हमें ये ओपनिंग है। ब्लास्टोसील जो है एक्चुअली अब क्या होगा, ये ब्लास्टोसील कैविटी जो आर्केंट्रॉन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और हमें ब्लास्टोपोर यहाँ पर दिखने लगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमें लेट गैस्ट्रुला अवस्था दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, क्लियर। बहुत डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं कई स्टेप को यहां पर मिस कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं जानबूझ के, अदरवाइज कोई मतलब नहीं उनको पढ़ने का, क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ब्लास्टोसील है, ब्लास्टुला है, और उसको कंपेयर किया हमने गैस्ट्रुला के। तो ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में फर्क किस बात का बेटा, जर्माइनल लेयर का फर्क है, जनन परतों का फर्क है, कि गैस्ट्रुला में आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म आपको देखने मिलेगा बेटा, और आपको एक कैविटी देखने मिलेगी। इसमें हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने इसको आर्केंट्रॉन कहा, हमने जो ब्लास्टोसील है वो आर्केंट्रॉन में देखिए आप ना, ये हमने क्या, ये आपका आर्केंट्रॉन बन गया यहाँ पे आप। ठीक है, और ये क्या बेटा दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लास्टोपोर यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, क्लियर। देखिए ना, ये हम देख रहे हैं गैस्ट्रुला के एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है ना, हमको दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक है, क्लियर।
अलग अलग हिस्से से डेवलप होंगे यहां पे। चलिए, द स्पेस बिटवीन इपीब्लास्ट द सेल्स गिव राइज टू एक्टोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट। देखो अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपकी, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें जैसे जो ट्रोफोब्लास्ट है के, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या बेटा, वो ब्लास्टुला की जो है वो आउटर मोस्ट सेल, आउटर सेल होती है के। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक द स्पेस बिटवीन द इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट मतलब वो कुछ सेल्स होती है जो एक्टोडर्म को प्रोड्यूस करती है के। तो देयर आर सेल्स जो एक्टोडर्म को प्रोड्यूस करती है। अब देखो सिंपल सी बात है कि क्योंकि ये जो जर्माइनल लेयर है के, जर्माइनल लेयर है कैसे बनी बेटा, ये बनी इनर सेल मास से। किससे बनी है, इनर सेल मास से बनी है के। बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास की जो सेल एक्टोडर्म को फॉर्म कर रही है, उनके बीच में क्या बेटा, हमने कहा देयर इज ए गैप, एक गैप होता है और उस गैप को हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी कहते हैं और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ठीक, अब ये एग्जैक्टली क्या चीज के, कैविटी मतलब एक जगह है बेटा के। तो व्हाट इज द एमनियोटिक कैविटी, तो एमनियोटिक कैविटी क्या होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है और एक्टोडर्म जो होता है कि जो नया एक्टोडर्म बनता है, उसके बीच में एक गैप होता है, खाली जगह होती है, उसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो एम्ब्रियो को झटका सहने से बचाता है, यानी शॉक एब्जॉर्बर के समान ये काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, इन ह्यूमन एम्ब्रियो एंडोडर्म डेवलप फर्स्ट देन एक्टोडर्म एंड देन। अब देखो मनुष्य के नॉर्मली कई में क्या होता है, एक्टोडर्म पहले बनेगा, एंडोडर्म बाद में बनेगा, लेकिन ह्यूमन एम्ब्रियो की खास बात ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के, ये टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है, इन जनरल बात करते हैं तो एक्टोडर्म पहले बनेगा, देन एंडोडर्म बनेगा, देन मेसोडर्म बनेगा, लेकिन ह्यूमन एम्ब्रियो में जो है एंडोडर्म जो है वो पहले बनता है, ठीक है, देन एक्टोडर्म बनता है, फिर मेसोडर्म बनता है। ठीक है, जो ह्यूमन प्लासेंटा होता है इसे हम कोरियोनिक प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है ना बेटा, क्योंकि इसमें कोरियन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। याद है ना, कोरियोनिक बिलाई, ट्रोफोब्लास्ट की फिंगर लाइक पोजीशन जो होते हैं उन्हें कोरियोनिक बिलाई कहा था हमने। तो कोरियन यहां पर प्लासेंटा को बनाने में रोल प्ले करता है, इसलिए कोरियोनिक प्लासेंटा कहते हैं हमके। कोरियन इज ए फीटल मेंबर। अब कोरियन क्या हो चुका होता है, कोरियोनिक बिलाई से क्या हुआ, मैंने कहा आपसे कि वहां पर इंटरडिजिटेशन बने थे, प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ करके। तो कोरियन इज ए फीटल मेंबर। अब इस समय क्या होता है, जब एम्ब्रियो बन चुका होता है, कोरियन इज ए फीटल मेम्ब्रेन जो कि ट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनी होती है अंदर के। तो इस समय जो शुरुआती कंडीशन में जो कोरियोनिक बिलाई थी और जो यूट्राइन लेयर थी, उनके मिलने पे क्या बना था, उनके मिलने पर जो है वो प्लासेंटा बना था। लेकिन जब जो है वो एम्ब्रियो बन चुका होता है, इंप्लांटेशन हो चुका होता है कंप्लीट लिट के, तो इस समय हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो कोरियोनिक प्लासेंटा में हमको कोरियन एक फीटल मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई पड़ती है, जो ट्रोफोब्लास्ट से बनी होती है आउटसाइड, और जो है वो अंदर इसमें जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म देखने मिलती है हमको, यानी एम्ब्रियो के बाहर वाला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हमको यहां पर देखने मिलता है। मतलब प्लासेंटा आल्सो ग्रो, यानी जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो प्लासेंटा भी अपने आप को वहां पर ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया सेटिंग तो वैसा का वैसा रहेगा, के प्लासेंटा भी ग्रो करता है। ठीक है, इट कंप्लीटली सराउंड द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट इट के। और ये कोरियोनिक फीटल मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरीके से एम्ब्रियो को घेर लेती है, उसे सराउंड करती है, उसको जो चारों ओर से घेरती है, उसकी सुरक्षा करती है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लेयर्स के, और इन सब के बारे में एनसीईआरटी में विस्तार से नहीं दे रखा है, लेकिन हमको पता बेटा होना चाहिए। देखिए हम नॉर्मली ये हम देख रहे हैं एक वर्ड के, एक पक्षी के, हम एक को देख रहे हैं, वर्ड एक को देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें कि हमको जो है वो जो है वो ये क्या है बेटा, ये आपको मेगालेस्थल एग दिखाई पड़ रहा है। याद होगा एक परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में मैंने आपको एग के टाइप दे रखे थे, पढ़ लेना एक बार, उसको गलती मत करना। के परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को बेटा मिस मत किया करो, वो टॉपर बनने के लिए भी इंपॉर्टेंट के, एक बार आपको उसको रीड करना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो एक योग दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या, फिर एक योग जिस थैली के अंदर प्लेंट, उसको हमने योग सेक बोला, उस लेयर को हमने के। फिर ये आपको कोरियन दिखाई पड़ रहा है जो एम्ब्रियो को चारों ओर से घेरा दी, दिस इज दी कोरियन, ये आपको जो है वो कोरियन दिखाई पड़ रहा है। फिर आपको अंदर एक लेयर दिखाई पड़, इसको हमने एलेंटॉइस बोला हमने के। और दिस इज द एमनियन, जो ये जो है ना अंदर, ये इसके ये एमनियोटिक कैविटी है, दिस इज द एमनियोटिक, ये एमनियोटिक कैविटी आपको अंदर देखा, मैंने कहा ये एमनियोटिक कैविटी होगा इसमें, कि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होगा, ये एमनियन दिखाई पड़ रहा है। मतलब ऐसे ही इसी तरह की लेयर आपको कहां देखने मिलेंगी, आपको ह्यूमन एम्ब्रियो में भी देखने मिलेंगे। तो ये हमने बर्ड एक को देख रहे हैं, बाहर एग शेल दिखाई पड़ रहा है हमको के। तो आप देख रहे हैं कि एमनियन के अंदर जो एम्ब्रियो, ध्यान से मेरी बात सुन के, एम्ब्रियो जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जो चारों ओर से एम्ब्रियो को लिक्विड घेर रहा है, वो क्या, वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो एमनियोटिक लिक्विड होता है।
ठीक है, जो चारों ओर से इसको घेर रहा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेटा, है ना। एम्ब्रियो को चारों ओर से घेरने वाला लिक्विड जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और एम्ब्रियो एक्चुअली कहां पर होता है, वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाहर क्या देख रहे हो आप, उसके बाहर जिस कैविटी ने चारों ओर से पूरा हिस्सा घेर रखा उसे हमने कोरियन कहा हमने, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, योग शेक के अंदर योग प्रेजेंट है यहाँ पे, और एलेंटॉइस आपको एक कवर के रूप में यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। देखिए, है ना, ये हमें देखिए अलग अलग हिस्से हमको यहां पर दिखाई पड़ते। तो एलेंटॉइक मीजोडर्म की बात कर रहे हैं हम, एलेंटॉइक मीजोडर्म, ठीक है, मैंने कहा एलेंटॉइक मीजोडर्म हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, क्या, ठीक है ना। आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, आप देखो ये जो बिलाई है ना, याद है प्लासेंटा, ये जो बिलाई थी वो यूट्रस के वॉल एंडोमेट्रियम जुड़ा था वो दिखाई पड़ रहा है हमको, के इसने पूरी की पूरी एक लेयर बना दी इसने पूरा। हमने क्या बोला इसने, देखो ये आप ये एक्चुअल जो एक्चुअल एम्ब्रियो वो एक्चुअल एम्ब्रियो ये एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। और ये क्या बेटा, ये आप देख रहे हो एमनियन को देख रहे हो आपके, और बाहर से जो लेयर पूरा हिस्सा घेर रही है कोरियन के, देखो ये कोरियनिक बिलाई, ये कोरियनिक बिलाई है बेटा, और ये कोरियन देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो ना आपके बाहर, देखो जो फिंगर लाइक उबार दिखा ये तो कोरियनिक बिलाई हो गया बेटा, है ना। और यही कोरियन लेयर आगे पूरा बढ़ता है, पूरा एम्ब्रियो घेर लेता है, उसे हमने क्या बोला, कोरियन लेयर बोला। फिर हमने क्या देखा, एम्ब्रियो के ठीक बाहर एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब जो बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना याद रखिए। आप जितना डिटेल में जाएंगे तो आपको ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की पूरी एक बुक पढ़नी पड़ेगी मेडिकल में, ठीक है ना। इसलिए जितना डिटेल में मैं जा रहा हूं बस उतना ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि कितना आपको पढ़ना है, कितना क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये यूपीएससी पे भी लागू होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पता होना चाहिए। तो मैं जितना डिटेल में मैं जाता हूं उसके आगे बेटा मत जाइए, उसके आगे फिर कोई और छोर नहीं है उसका, ठीक है। जहां मैं जा रहा हूं मतलब वहां तक एग्जाम का अप्रोच है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वहां तक पता हमको होना चाहिए, ठीक है। देयर आर 4 फीटल मेम्ब्रेन इन ग्रोइंग एम्ब्रियो, के एक वृद्धि करते हुए एम्ब्रियो में हमको 4 फीटल मेम्ब्रेन, तो ये नंबर याद रखिएगा के 4 फीटल मेम्ब्रेन हमको देखने मिलती है। कोरियन सबसे बाहर वाली होती है, कोरियन आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट होती है बेटा, के ना देखा अभी हमने, कोरियन एमनियन जस्ट जो है वो जो एम्ब्रियो को कवर करती है वो लेयर एमनियन होती है। देन द एलेंटॉइस एंड योक शेक, ठीक है, एलेंटॉइस, तो इनके नाम याद रखिएगा बेटा आप, क्या, ठीक है, ठीक है, इनके नाम के कोरियन, एमनियन, एलेंटाइस और योगसेक हमको नाम याद रखना हमको, ठीक है ना बेटा, क्लियर, ठीक है, ठीक। तो कोरियन, एमनियन, एलेंटाइस एंड योगसेक के, ठीक। अब ह्यूमन प्लासेंटा की बात करें तो आप देखेंगे कई सारे एमसीक्यू आपको ऐसे मिलेंगे जो ह्यूमन प्लासेंटा के बारे में पूछेंगे, किस तरह का प्लासेंटा होता है ह्यूमंस में, ठीक है ना, कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक्स तो हम समझ चुके हैं इसके, लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्लासेंटा का वो भाग जो फीटस की तरफ होता है उसे बोलते हैं कोरियन, ठीक है, जो फीटस को घेर रहा होता है पूरे एम्ब्रियो को, जो प्लासेंटा का फीटस की तरफ वाला भाग होता है, जो फीटस को पूरा घेरता है उसे कोरियन कहते हैं हम, और जो मदर की तरफ वाला भाग होता है उसको हम डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं, कि ये हिस्सा बाद में मदर की बॉडी से अलग हट जाएगा, इसे जो यूट्रस के अंदर जहां पे जुड़ा हुआ था प्लेट के समान मैंने दिखाया था आपको एक इमेज, क्या तो जुड़ा होता है उसे क्या है, डेसिडुआ मतलब जो झड़ जाता हो, डेसिडुअस झड़ने वाला, निकलने वाला, ठीक है। तो डेसिडुआ बेसिलिस जो इसका बेसल पार्ट है प्लासेंटा का, जो यूट्रस से कनेक्टेड है, जो बाद में जब बच्चे का जन्म होगा तो वो भी निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो उसे डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं, ठीक है। मदर की प्लासेंटा जो ह्यूमन में जो प्लासेंटा होती है बच्चे मदर और बेबी के बीच कनेक्शन जो होता है उसे हीमोकोरियल प्लासेंटा कहते हैं। वेरी आईएमपी एम्स के अंदर आया है, एएफएमसी में आया है, ऑल इंडिया पीएमटी में आया है बेटा, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया। तो ह्यूमंस की जो प्लासेंटा है उसे हम हीमोकोरियल प्लासेंटा भी कहते हैं, मतलब यहां पर कोरियनिक बिलाई जो होती है वो मैटरनल ब्लड से के को जो है वो उसके चारों तरफ मैटरनल ब्लड होता है। याद है मैंने आपसे कहा था, एक इमेज दिखा के मैंने आपसे कहा था कि फीटस और मदर का ब्लड जो है वो आपस में एक्सचेंज नहीं होता है, बल्कि होता ये कि कोरियनिक बिलाई जो होती है वो एंडोमेट्रियम के अंदर जहां धस्सी होती है ना इस प्रकार इंटर, वहां पर ब्लड बात होता है, कई सारी वहां पे आर्टरीज होती है और वो ब्लड सप्लाई करती है, और उस ब्लड से जो फीटस का ब्लड है वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है। फीटस का हीमोग्लोबिन डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मदर का हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी हायर साइड होती है, तो वो मदर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अपने पास रिसीव करता है। मतलब बेसिकली प्लासेंटा एक ऐसी जगह होती है जिसके थ्रू
ऑक्सीजन जो है वो यहां से प्लासेंटा से मदर की फीटस के अंदर आती है के। तो यहां पर जो हम कहते हैं हीमोकोरियल प्लासेंटा का मतलब है कि जो कोरोनिक बिलाई होता है वो ब्लड के अंदर जो जो आर्टरीज हैं उनकी ब्लड सप्लाई के अंदर वो डूबा रहता है एक प्रकार से, ताकि वो आसानी से फूड का, न्यूट्रिएंट का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सके वो, ठीक है ना। फिर इट इज ए मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा, दूसरा बात के मतलब ये आधा आपको डिस्क के समान मैंने दिखाया था, मैंने आपको एक इमेज दिखाया था कि ऐसा डिस्क के समान होता है प्लासेंटा के। तो क्या होता है, इट इज ए मेटाडिस्कॉइडल प्लासेंटा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें विलाई और कोरियन हमको देखने मिलता है। तो ये टर्मिनोलॉजी देखो बेटा, एग्जाम में सबसे बड़े ब्लंडर को कहां पर होता है कि वो एग्जामिनर आपसे टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन करता है और हम ठीक से उसको पढ़कर नहीं जाते, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। चलिए, एंड देयर आर, मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्पेसिफिक हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी में देखने मिलते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था एससीजी की बात की थी हमने पिछली बार, देखा देता है। फिर मैंने कहा था मैंने आपसे कहा था एचपीएल जो हो गया वो हो गया, और रिलैक्सिन हो गया, कि ये केवल आपको फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान देखने मिलते हैं, क्या, ठीक है। और जो यूरिन टेस्ट हम करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उसमें कौन सा हार्मोन होता है, उसमें एससीजी होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं कि ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट, के मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रेगनेंसी के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है ग्रेविडा, ग्रेविडा मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है ना। आम आदमी इसको प्रेग्नेंट बोलता है, डॉक्टर्स इसको ग्रेविड बोलते हैं, ग्रेविडा बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक। एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ऑल्सो कॉल्ड एससीएस, इसको एससीएस भी कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोफिन के। और ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को प्रेगनेंसी के दौरान, ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करता है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के। तो एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जो है वो ऐसा हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, जो कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान वो प्रमोट करता है वो, ठीक है, क्लियर। एंड याद रखिए, और बता आपको ये जो बॉडी की फिनोमिना है, इसका मिसयूज भी किया लोगों ने, के आपको बता दो एक इंटरेस्टिंग किस्सा को, देखिए वी शुड बी अवेयर अबाउट कि क्या लोग इन फिजियोलॉजी कैसे यूज करते हैं। जैसे वेस्ट में ऐसा भी देखा गया कि देयर आर सम मॉडल्स के जिन्होंने ये कोशिश किया, जिन लोगों ने कि दे वांट टू इंक्रीज ब्रेस्ट साइज के, उसके लिए उन्होंने कंसीव किया, कंसीव करने के बाद बच्चे को उन्होंने अबॉर्ट कर दिया, के कुछ महीने, मतलब बच्चे को पूरा ग्रो नहीं हुआ, अबॉर्ट कर दिया, सब कुछ अनइथिकल था। ये किसी भी एंगल से आप ह्यूमैनिटी के अनुसार इसको नहीं ठीक नहीं बोलते, लेकिन जस्ट टू हैव इंपैक्ट ऑफ दिस हार्मोन दिस प्रोसेस, के बाहर से ये हार्मोन लगाने पे उतना इफेक्टिव नहीं था, तो उन्होंने इस तरीका अपनाया, के फिर बाद में इसके, चूंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन सामने आए, के और कई बार केसेस में जो है वो ऐसे, चूंकि एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने पर जो है वो कई सारे मदर को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो एचपीएल एक ऐसा हार्मोन है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, जिसका जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ताकि बच्चे के जन्म के बाद में मेमोरी ग्लैंड भी पूर्णतः मैच्योर हो चुकी हो और वो बच्चा जो है वो फीड कर सके उस पर, ठीक है। रिलैक्सिन ऐसा हार्मोन है जो प्लासेंटा से नहीं निकलता है, ये ओवरी से निकलता है, रिलैक्सिन ओवरी से निकलता है। और ये क्या काम करता है बेटा, ये बच्चे के जन्म के लिए तैयार करता है मदर को, के कैसे करता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पैल्विक के, यानी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो निचला हिस्सा है आपका पेल्विस का हिस्सा है, उसको ब्रॉडन करता है ताकि बच्चे का हेड वहां से निकल सके, के तो उसको रिलैक्स करे, उसके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको उनकी सॉफ्टनिंग करता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो जो कनेक्टिव टिश्यू प्यूबिक सिम्फाइसिस को जोड़े होते हैं उसको वो रिलैक्स करता है, ताकि कि बच्चे का हेड पास होने में दिक्कत ना हो। और पहले आपको पता है मेडिकल कॉलेज में आप पहुंचेंगे फाइनल ईयर में, तो आपको वहां पे फाइनल ईयर में जब गायनेकोलॉजी में ड्यूटी लगेगी आपकी और आपका एग्जाम होगा, गायनिक का एग्जाम होगा ना, तो उस एग्जाम के दौरान जो है आपको एक वहां पे हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गुड्डा पेल्विस। क्या तुमसे पूछा गुड्डा पेल्विस? हाँ पूछा। अब गुड्डा पेल्विस क्या होती है कि वहां पे पेल्विस बोन रखा होता है और एक गुड़िया रखी होती है, कि बिल्कुल जो एक्चुअली जो बच्चे का जन्म होता है उतने बड़े साइज की गुड़िया होती है। आपको वहां पे जो प्रोफेसर होती है, जो गायनेकोलॉजिस्ट एचओडी होती है, वो आपसे पूछती है नंबर एक। आपको पता मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में एग्जाम चलता है ना, तो आपको क्या लगता है मेडिकल में प्रैक्टिकल एग्जाम कितने देर चलता होगा? कैन यू इमेजिन कि मेडिकल कॉलेज में जो प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होते हैं वो मॉर्निंग 8 AM, मॉर्निंग 8:30 वहां पहुंच के रिपोर्ट करना होता है आपको, और आपका एग्जाम चलता है शाम के 7 या 8 बजे तक।
12 घंटे के इंते आप पढ़ रहे हैं, आपका एक वाइवा होगा, दूसरा वाइवा होगा, स्पॉटिंग होगा, ये होगा, केस केस स्टडी। अरे रियल पेशेंट सामने होते हैं, आपको पता नहीं होता। बेड पे जाते हैं आप, पेशेंट से आप हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को देखते हैं आप, पेशेंट का सब कुछ लिखते हैं आप, लिखने के बाद वहां पे जब खड़े रहते हैं, फिर प्रोफेसर आता है, वो आपसे पूछता है क्या बता, और पेशेंट गलत किया तो पेशेंट के सामने डांट पड़ती है, और पेशेंट देखता है ऐसी नजर से, अच्छा सीख रहे थे ये, है ना, हमसे इतना सारा पूछा, ठीक है। फिर अगली बार पेशेंट जो है वो देखता है, डॉक्टर साहब आपको तो डांट पड़ी थी, मन में सोचता है वो देख के, तो वहां पे बड़ा मतलब सार्वजनिक बेइज्जती का खतरा भी होता है। फिर उसके बाद केबिन में बुलाते हैं आपको, एक एक आपका अपना जो हिस्ट्री लेके पहुंचते हैं पेशेंट की, फिर आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपसे दूसरा प्रोफेसर जो आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, फिर वहां पे एक्सरे रखे होते हैं, अब एक्सरे देख के बताओ कि ये क्या बीमारी है, क्या दवा रखी हो, दवा देख के बताओ, उसमें स्पॉटिंग, और वो भी ऐसा होता है 30 सेकंड का वक्त मिलता है, आप देखे पढ़े लिख भी नहीं पाए, घंटी बजाते गए, घंटी बजी आगे बढ़ो, घंटी बजी आगे बढ़ो, खट 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 के पूरा प्रोसेस होता है। सीएमसी वेल्लोर में तो अत्याचार की हद है, मतलब ठीक है ये। अब वो सुन लेंगे तो बोलेंगे कि देखो डॉक्टर गीता थे हमारे में हमको अत्याचार, वो क्या करते मालूम है, कमरे में बंद करते आदमी को, जैसे एक बैच का 15-20 लोगों का कुछ वाइवा प्रैक्टिकल चल रहा है, तो बाकी लोगों को कमरे में बंद कर दिया, अंदर चाय रखवा देंगे, समोसा रखवा देंगे कि भाई समोसा खाओ, अपना चाय पियो, बंद रहो कमरे में अंदर। एक बैच का प्रैक्टिकल हुआ कि क्या पूछा वो बता भी ना सके, उसको बाहर निकालेंगे, फिर तुमको अंदर डालेंगे, दूसरा बैच आएगा वो अंदर समोसा खाने पहुंच जाएगा के। बड़ा अच्छा मैस में से सीएमसी बेल्लोर में खूब समोसा वमोसा खूब बनाते हैं, बढ़िया वो लोग के, तो आपको चाय पिलाते रहेंगे, समोसा खिलाते रहेंगे, और आपसे बोलेंगे कि भाई अभी तुम बिल्कुल बंधक हो, कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और तो एग्जाम जब लेंगे, आपका रिटर्न एग्जाम लेंगे, तो ऐसे कैमरे वैमरे लगा देंगे कि आपको लगा कि यार तो हम तो फिल्म स्टार है शायद के, तो है हर प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बात अलग होती है। सीएमसी बेल्लोर हुआ, एएफएमसी पुणे हुआ, आईएम्स दिल्ली हुआ, के सबके अपने अपने जलवे हैं कॉलेज के। एएफएमसी पुणे इज द बेस्ट, मतलब मैं आपसे कहता हूं कि मेरा एक स्टूडेंट है मोहित, वो वहां से एमबीबीएस किया, अभी सर्विंग डॉक्टर है वहां पे, तो मोहित पटेरिया। एक्चुअली बताऊं आपको कि जो है एएफएमसी इज ए क्लास अपार्ट का, मतलब आप उसका कंपेयर इवन एम्स से नहीं कर सकते, इवन यू कैन नॉट कंपेयर एएफएमसी विद द एम्स प्रीमियम इंस्टीट्यूट है रिसर्च के मामले में के, लेकिन एएफएमसी का जो डेकोरम है, जो उसका जलवा है ना, सब खत्म है सामने उसके। सुबह 4-4:30 बजे आपका वो जो है एक बिगुल बजता है, सब उठते हैं, उठने के बाद जो है वो तैयार होते हैं, अपना पीटी ग्राउंड पहुंचते हैं, दौड़ते हैं किसके आते हैं, फिर वहां कायदा वहां पे आपका ऐसा कॉलेज जहां पे फीस नहीं लगती, बुक्स का भत्ता मिलता है, यूनिफॉर्म का भत्ता मिलता है, ठीक है, जूते पॉलिश का भत्ता मिलता है, सबका भत्ता मिलता है कि आप बकायदा वर्दी पहन के बेहतरीन आप फिर क्लास में जाके आप बैठ के पढ़ते हैं आप, ठीक है, डेकोरेटेड अफसर के समान फीलिंग आती है क्या, मतलब आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज क्लास पार्ट, मतलब आई स्टिल रिग्रेट कि मुझे जाके पढ़ना चाहिए था वहां बैठ के, वहां तक दरवाजे तक पहुंच चुका था अंदर तक के, उसके बाद अंदर नहीं गया मैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. सोचता था आईएएस बन जाऊंगा, ठीक है, अब लगता है कि चला जाना चाहिए था ना, खैर अलग मुद्दा है वो। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं बेटा कि हमको मतलब एकदम दिमाग को एकदम मोटिवेटेड रखना है कि भाई हाँ हमें पहुंचना, जो कॉलेज, एक कॉलेज सोच लीजिए, मान लीजिए आपके लखनऊ में रहते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आपके दिमाग में है, सोचिए उसके बारे में, वहां पहुंचना है, बस वहां पहुंचना अंदर, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप, और कई बार क्या होता है मालूम है, कई बार हम जब कुछ सोचते हैं ना बहुत गहराई से, तो वो चीजें फल जाती हैं। मुझे ध्यान है मेरे नाना जी एडमिट थे हमीदिया अस्पताल में भोपाल में, ठीक है, कुछ उनको लिवर का कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो मेरे नाना जी एडमिट थे, मैं छोटा बच्चा था, तो मैं अपनी नानी के साथ वहाँ पे गया था हमीदिया अस्पताल में। तब मैं वहाँ पे कॉलेज के में देखा, मैंने वो बताया कि यहाँ पे डॉक्टर, बहुत सारे बच्चे सफेद कोट पहन के इस तरह के, इधर कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर निकल रहा है, कोई ग्रुप बना के बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई स्कूटर से बाइक पे बैठे हुए हैं, सब डॉक्टर वहां पे जब राउंड पे आते थे, डॉक्टर साहब पीछे पीछे दौड़ना पड़ता, डॉक्टर साहब, ये बेड का क्या हुआ,
देख रहे हैं उनको, वो बताएंगे वो डॉक्टर साहब के। उनके पास गए, रुको 2 मिनट आ रहे हैं, फिर बताया। तब मैं सोचा था यार तो बड़ा भारी जलवा है, तो जैसे ही निकलते हैं 4 पेशेंट पीछे दौड़ने लगते हैं। मैंने कहा यही आना है बस। एक बार मैंने सोचा कि सच्चे दिल से, वहां पे एक पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर पे मैंने सोचा कि इस पत्थर पे मैं अपना नाम लिखता हूं। अब भारतीय लोगों की हैबिट है भैया पत्थर पे नाम उकेरना, ठीक है, तो हम भी कोई बाहर से थोड़ी ना है, हम भी इसी धरती की उपज है। तो जो है तो हमने वहां पे लिखा कि एक दिन आऊंगा देखूंगा अपना नाम। बिलीव मी, विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ समय लगा, ये मैं जब होऊंगा 8th वगैरह क्लास में होऊंगा, मैं 12th मेरा पूरा 4-5-6 साल के अंदर आई वॉज इन दैट कॉलेज के, आई फाउंड दैट स्टोन। देखा मैंने कि हाँ, कई बार डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहुंच के वहां पत्थर ढूंढ के नाम लिख के अपना आ जाओ, ठीक है, कि जितेंद्र सर ने कहा था इसने नाम लिखना है, पता चला किंग जॉर्ज की सारी दीवारों पे या एम्स की सारी दीवारों पे अपने अपने नाम उकेर के आ गए, कहला सर ने कहा था इसलिए आ गए ना, तो ऐसे मत करना भाई, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो मैंने क्या कहा, रिलैक्सिंग जो है वो ओवरी से रिलीज होता है बेटा, और ये रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के कनेक्टिव टिश्यू को, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और बच्चे के जन्म में आसानी हो, ठीक है। तो गुड्डा पेल्विस बच्चा है, जो मैं बता रहा था आपको कि हेड जो है वो पेल्विस से निकाल के दिखाना पड़ता है आपको, कैसे वो निकलता है, वो बच्चा कैसे मूव करता है, ठीक है। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? अब देखो सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये समझना है यहां पे कि अगला जो 9 मंथ है प्रेगनेंसी का, जो हमने कहा गेस्टेशन का जो 9 मंथ है, जो गर्भकाल का 9 महीना, उस दौरान फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हमको समझना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास आंकड़े बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग मिलेगा, लेकिन हमको किसी बुक की बात नहीं माननी है, हमें केवल और केवल एनसीईआरटी की बात यहां पर माननी है, क्योंकि मेडिकल बुक्स में जाओगे ना तो थोड़ा वेरिएशन मिलेगा आपको यहां पर एडवांस लेवल पे। तो अभी हमें जो बुक इन्होंने लिया होगा हमें बस उसको फॉलो करना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको फॉलो करेंगे, यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि जो एनसीईआरटी में लिखा है ना उससे दिमाग में रखना है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि यहां पे आपको मैं क्लियर कर दूंगा, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, आपको जो एनसीईआरटी का आंकड़े हैं वही आपको दिमाग में रखने बेटा, क्योंकि एग्जाम में वही आएंगे, ठीक है, ठीक। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ होती है। आपको अब ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि डॉग का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, एलिफेंट का कितना होता है, कैट का कितना, तीनों आप बताएंगे। प्लीज कमेंट के आप इसको कमेंट कीजिएगा, गूगल कीजिए, पता लगाइए कि डॉग का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, एलिफेंट का कितना होता है, कैट का कितना होता है, ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बतलाएंगे, ठीक है, क्लियर। देखिए अब यहां पे बड़ी हम इवेंट को हम देखते हैं क्या लिखा है आंसर के। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, के 1 महीने की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का हार्ट बन चुका होता है, ठीक है, मतलब 30 डेज, ठीक है, 1 मंथ की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या बन चुका था, उसमें बच्चे का हार्ट जो है वो बन चुका होता है, यानी 1 महीने की प्रेगनेंसी में फीटस का जो है वो हार्ट बन चुका होता है, ठीक है। फिर द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope, के जो स्टेथोस्कोप होता है उससे हम जो है वो हार्ट साउंड को केयरफुली हम सुन सकते हैं, उससे हम, ठीक है, उससे हम हार्ट साउंड को जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे आप देखें इसमें कि मैं आपको बताता हूं बेटा कि हार्ट साउंड को आप इससे सुन सकते हैं। देखिए ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है, तो इसका जो पिछला हिस्सा, जो उसका पिछला वाला हिस्सा था ना, ये हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मूव करते हैं और इस हिस्से को हम के यहां से, इसके बजाय हम इसको जो है बेली पे टच करते हैं, ठीक है। ये पिछला हिस्सा है ना, ये वेस्टेज नहीं होता, ये काम का होता है क्या, इसको हम टच करते हैं और इसकी हेल्प से हम हार्ट साउंड को हम सुन पाते हैं फीटस के। और आजकल हालांकि डॉपलर दूसरे इक्विपमेंट भी होते हैं सुनने के लिए, कि आप लगाते हैं उसको और आपको बड़ा सा मैग्नीफाई साउंड जो है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक। फिर बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के, तो मतलब ये हुआ पहला महीना के फर्स्ट मंथ में क्या बना, मैंने कहा आपसे कि इसमें हार्ट का फॉर्मेशन के। 2nd मंथ में क्या हुआ, फीटस में लिम्स बने और डिजिट बने के, मतलब ये जो है आपके लिम्स और डिजिट के, और जो आपके हाथ और पैर बन गए उसमें, और उंगलियां बनी यहां पे के, डिजिट्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है ना, ठीक। फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का हार्ट बना, ये नोट कर लेना सेपरेटली इसके स्मॉल जो है के, ताकि याद रहे आपको कि 2nd मंथ में क्या होता है बेटा, लिम्स और डिजिट्स बनता है इसमें, ठीक है ना। देखिए दिस इज दी 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। आप देख रहे हैं इसमें लिम्स कहां बन रहे हैं, देखो ये लिम्स बनना शुरू हो चुके हैं, दीज आर दी, ये लिम्स, हाथ बन रहे हैं, ये पैर बन रहे हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो है ये, समझ गए, ऐसा होता है, ठीक है।
तो ये लिम्स का फॉर्मेशन है। और हार्ट कहां है? ये हार्ट बन चुका है यहां पे ये, ठीक है, क्लियर? ठीक, देखिए फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कैसे जो है वो फीटस जो है वो लगातार डेवलप हो रहा है वो, ठीक है ना, क्लियर? फिर एट द एंड ऑफ 12th वीक, मतलब 3 महीना, ठीक है, तकरीबन 3 महीना। पहले महीने क्या बना बेटा? हार्ट बना। दूसरे महीने क्या बना? लिम्स और डिजिट्स बने। तीसरे महीने में क्या आखिर में क्या बन चुका होता है? मोस्ट ऑफ दी मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म के, यानी अधिकांश ऑर्गन फीटस में बन चुके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिम्स बन चुका होता है कंप्लीटली, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बन चुके होते हैं, ठीक है, वेलर के, मतलब जो है वो मेल और फीमेल ऑर्गन भी बन चुके होते हैं यहां पर के, मतलब जो 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉर्म हो चुका होता है। इसके बाद की जो समय जो टाइम होता है उसमें केवल वो ग्रो करता है वो, ठीक है ना। The first movement of fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month के, यानी पहली बार मदर को फीटस के मूवमेंट महसूस कब होते हैं? जब फीटस 5 महीने का हो चुका होता है, यानी 5 महीने के दौरान जो है मदर की बॉडी में फीटल मूवमेंट उसको समझ में आता है कि हाँ फीटल मूव कर रहा है उसमें, और बच्चे के सिर पर जो है वो हेयर डेवलप होते हैं। याद रखिएगा, जो हेयर का डेवलपमेंट मैमल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है, तो हेड पर हेयर का फॉर्मेशन होने लगता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक के, मतलब क्या बात कर रहे हैं हमने आपसे कहा कि तकरीबन हम बात कर रहे हैं 6 मिनट के, यानी 6 मंथ के, यानी 6 मंथ की बात कर रहे हैं हम, 6 महीने के एंड में, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, पूरी बॉडी पर बारीक बारीक हेयर आ चुके होते हैं। आईलिड के, आंखों की पलकें सेपरेट हो चुकी होती है के, और आई लैशेस के, आंखों की पलकों पर जो हेयर होते हैं आई लैशेस वो बन चुके होते हैं, मतलब दीज आर दी फाइन कैरेक्टर्स। वो 6 महीने के का जब फीटस होता है तब ऑलमोस्ट सब सारे फीचर्स के अंदर कंप्लीटली बन चुके होते हैं। देखिए, लेकिन फीटस के मेजर ऑर्गन सब कुछ फॉर्मेशन तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो चुका होता है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करता हूं यहां पर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी दवा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बताइएगा भी लोगों के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में कोई भी ऐसी दवा जो आप नॉर्मली लेते हो सर दर्द के लिए, हल्के से बुखार के लिए, हाथ पैर दर्द के लिए, कोई ऐसा एंटीबायोटिक जो आप हैबिचुअली बार बार लेते हो उनके, तो कोई भी दवा को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको नहीं लेना चाहिए बगैर आपकी डॉक्टर की सलाह के। और डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए। आप किसी से, मान लीजिए आपने कोई ऐसा डिग्री, इसके पास एमबीबीएस डिग्री नहीं है, तो प्लीज डोंट टेक, इवन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इवन डोंट टेक एनी होम्योपैथिक मेडिसिन, डोंट टेक एनी एलोपैथिक मेडिसिन, डोंट टेक एनी बाबा रामदेव फार्मूला, डोंट टेक एनी जड़ी बूटी, डोंट टेक एनी घरेलू नुस्खा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यू डोंट नो कि किसमें क्या केमिकल होगा। इवन यू शुड अवॉइड फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, यू शुड अवॉइड आउटसाइड मील, यू शुड अवॉइड ऑल द डेंजर्स कि भाई आप जैसे हॉस्पिटल विजिट किसी को देखने जा रहे हैं आपके, या कोई ऐसी जगह पे यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो वो सब भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस जो है काफी फ्रेजाइल होता है और उसमें एबॉर्शन के चांसेस काफी अधिक होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है वो एक प्रथा है लोगों में कि लोग जब बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान केवल घर के 2-3 लोगों को पता होता है कि द मदर सी इज दी टू बी मदर, वो प्रेग्नेंट है, और बाकी लोगों को मोहल्ले पड़ोस में बताते नहीं है उनके, क्योंकि वो चांसेस ऑफ अबॉर्शन इज मच मोर के। एक बार ये पहला ट्राइमेस्टर निकल गया ना, उसके बाद चीजें सबको सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। तो बताया मैं, जैसे आई सॉ द केसेस कि लोगों ने जो है वो योगा करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम ऐसा प्रेगनेंसी था के, उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, किसी ने सलाह दी कि तुम लौकी का जूस पी, तो बाबा रामदेव से ज्ञानी बच्चा पैदा होगा, कड़वी लौकी का जूस पी लिया, अबॉर्ट हो गया। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बाबा, आई एम जस्ट सेटिंग कि भैया आपका जो इंपैक्ट जो आम लोगों की जिंदगी में जो इंपैक्ट डालने वाले लोग हैं ना, तो आपको आंख बंद करके उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज गो एज पर दी मेडिकल एडवाइस, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही बातें बतलाऊं कम से कम। तो मैंने क्या कहा आपसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया आपका, तो ऑल मेजर ऑर्गन सब। अब देखो हम एक बार रिकॉल करते हैं, पहले महीने में क्या हुआ बेटा? पहले महीने में हमने कहा फर्स्ट मंथ में जो है हार्ट का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड मंथ में लिम्स बने और डिजिट्स बने,
ठीक है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक मेजर ऑर्गन सिस्टम पूरे बन चुके थे, इवन जेनाइटल ऑर्गन तक बन चुके थे। उसके बाद हमने क्या कहा कि पहली बार फीटस का मूवमेंट कब महसूस हुआ, वो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहली बार फीटस का मूवमेंट महसूस हुआ और हेड पर जो है हेयर्स आने लगे थे। और एक बार 6 महीना जब खत्म हुआ, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म हुआ, तो बॉडी में पूरी तरह बॉडी में बारीक बारीक हेयर आ चुके हैं, जिसको हम लेनुगो बोलते हैं। कि ये बारीक हेयर को क्या बोलते हैं, इनके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, हम लेनुगो वर्ड यूज करते हैं कि इन बारीक हेयर के हेयर बन चुके होते हैं, आईलिड सेपरेट हो चुकी होती है, ठीक है ना, क्लियर। एंड एट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। के 9 मंथ पूरा होता है, फीटस पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है और अब बच्चा जो है वो डिलीवर होने को तैयार होता है। दिस इज द शॉर्ट। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको काफी डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी छोड़ देते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्टेज दिखाई पड़ रही है कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हार्ट बना आपका, सेकंड मंथ में आप देख रहे हैं, सेकंड मंथ देखिए आपके हाथ पैर बन चुके हैं, फिंगर्स बन रहे हैं, थर्ड मंथ में आप देख रहे हैं, फोर्थ मंथ में देख रहे हैं, फिफ्थ मंथ में आप देख रहे हैं कि सिर पे थोड़ा हेयर आ गया इसमें और फीटस का मूवमेंट महसूस होगा यहाँ पेट के। 6 मंथ में आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी में हेयर्स आ चुका है यहाँ पेट के। एंड 7 मंथ के मेरा जो बड़ा बेटा है उसको आपको बताता हूं कि छोटी सी एक स्टोरी, मेरी पर्सनल स्टोरी है। जब मेरा बड़ा बेटा होने वाला था तो उस समय भारती किसी के संपर्क में आ गई और उनकी जिसके संपर्क में आई उनको चिकन पॉक्स था, एंड सी गॉट चिकन पॉक्स, ठीक है। डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने बताया उस समय जो हम गायनेकोलॉजिस्ट हमारी थी, उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी निकल चुका है हालांकि, लेकिन तब भी बेटर है कि हम बच्चा अबॉर्ट कर दें, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि कुछ फीटल डिफेक्ट इसमें हो सकते हैं, ठीक है। देन वी टुक ए चांस कि हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि हम जेनेटिक जो है वो मैपिंग करा लेते हैं, हम जो है वो उसका जो है 4D स्कैन करा लेते हैं कि बच्चे का कि बच्चा ठीक ठाक है यानी कि। देन वी गो फॉर द 4D स्कैन कराया हम लोगों ने के, और जो है 4D स्कैन में जैसे आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है ना स्क्रीन पे, ऐसे फोटोग्राफ मेरे पास मेरे बेटे के मेरे बड़े बेटे के मेरे पास में उस अवस्था के फोटोग्राफ हैं जब वो फीटल कंडीशन में वो 5 महीने का था, तब के फोटोग्राफ मेरे पास है। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के उसके पूरे फोटोग्राफ जैसे देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, ऐसे ही फोटोग्राफ उसके मेरे पास में है, ठीक है। ये होता है 4D स्कैन जो किसी जगह पर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, आप तो बिल्कुल आप देखिए 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ में, अब 9 मंथ में फीटस का हेड फिक्स हो चुका है और फीटस जो है वो डिलीवरी के लिए वो तैयार हो चुका होता है, ठीक है ना, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि देयर आर सम केमिकल जो बड़ा खतरा बन सकते हैं। मैंने खुद देखा, मैं आपको बता दूं, जब मैं एक गांव में कभी किसी दौरान एक ट्रेनिंग के दौरान मैं गांव में पोस्टेड था, ठीक है। एक प्रेग्नेंट लेडी आई, लेबर पेन था, प्रेगनेंसी हुआ, पता है आपको एक मांस के का इतना बड़ा टुकड़ा था, पीस जो ऐसा मूव करा, जिसके अंदर बाकायदा हार्ट था, उसके ना हाथ थे ना पेड़ थे ना आंखें थी, मांस का टुकड़ा था इतना बड़ा है, जिसका हार्ट था, सब था उसके अंदर, ठीक है। उसका जन्म हुआ, घर वाले देख के डर गए सारे लोग। इमेजिन कीजिए ना कि एक इंसान का जन्म होता है, बच्चे के हाथ पैर मुंह सब होता है, कि केवल मांस का एक इतने बड़े टुकड़े का जन्म हो, जिसके अंदर हार्ट भी हो, हाथ और पैर ना हो, सिर भी ना हो, जिसके आंखें भी ना हो, उसके बस मांस का टुकड़ा हो और जिसमें कि हार्ट अंदर दिल धड़क रहा हो, उसके जन्म हो, जीवित हो कुछ समय के लिए, लंबा सर्वाइव नहीं कर पाया, जन्म के बाद वो खत्म हो गया, बंद हो गया। पता क्या कि भाई पूछा, हिस्ट्री ली उसकी, हम लोग समझ गए थे कि इसने कोई दवा खाई है, इसने लेडी ने कोई ना कोई इसने कोई दवा मेडिसिन इसने खाया, जिसके चलते इस फीटस का जो डेवलपमेंट था ऑर्गन का वो अफेक्टेड हो गया पूरा, ठीक है। छोटी सी गलती मदर की जो है बच्चे को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती है, बच्चे को जिंदगी भर के लिए कोई एक ऐसी बीमारी दे सकती है जिस बीमारी का कोई इलाज भी ना हो। मदर होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए तो हम धरती को धरती माता कहते हैं, हम देवी माता कहते हैं, तो वो मदर होना अपने आप में, मदरहुड इज ए बिगेस्ट ब्लेसिंग इन दी वर्ल्ड, के चाहे हर एनिमल्स की बात करें के। दैट्स वाई मैं एक बात कहता हूं बेटा आपसे, ऑलवेज रिस्पेक्ट ए मदर, ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट ए मदर। इवन एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट द गर्ल्स, ठीक है, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट द फीमेल्स, बिकॉज क्या है कि ये पूरी प्रकृति में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पूरे के पूरे, यानी हम सबका जन्म कैसे हुआ है, ऐसी तो हुआ, जो पढ़ रहे हैं ऐसी तो हुआ है, और कैसे हुआ है, ठीक है। तो जो
ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं ना जो लोग महिलाओं का, उनसे बड़ा गवार मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता, दुनिया में कोई नहीं हो सकता। चलिए अब एक अलग मुद्दा है, तो मैं आपको बता रहा था कि मालूम चला कि उसने कोई दवा, कोई डॉक्टर से उसने कोई दवा कभी लिया होगा। गांव में डॉक्टर नहीं होते, गांव में कहते डॉक्टर है परंतु उनका कोई डिग्री वगैरह नहीं होती, कि वो अपना सो घोषित डॉक्टर होते हैं। किसी ने कोई दवा दिया, इंजेक्शन लगाया, वो दवा में कोई केमिकल था जिससे कि उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्क पड़ा के। तो व्हाट आर द टेरेटोजन, क्या होते हैं? टेरेटोजन ऐसे केमिकल होते हैं दैट कॉजेज एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो और फीटस के। टेरेटोजन वो केमिकल होते हैं जो एम्ब्रियो में और फीटस में असामान्य विकास को करते हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट को करते हैं। और इसका एग्जांपल होता है थैलिडोमाइड। यदि थैलिडोमाइड मदर ने खा लिया तो समझ लेना फीटस में जो है वो केवल मांस का लोथड़े का जन्म होना, मांस का टुकड़ा एक ना इस सेगमेंट ऑफ जो है वो फ्लैश का ही जन्म होना है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट के CRH। व्हाट इज CRH? CRH इज द कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप प्रकृति में कितना भगवान ने क्या जबरदस्त सिस्टम बनाया है। नेचर जो है वो अमेजिंग है। जितना उसके बारे में जानोगे ना आपको कुछ नया मालूम चलेगा आपको। सिस्टम ये है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, कैसे मालूम चला शरीर को कि 9 महीने पूरे हो गए, 3 महीना हो गया, अब इसमें ये बन जाएगा, 4 महीना हो गया। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है पूरा। देयर इज ए सिस्टम। एक हार्मोन होता है जो हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन कहते हैं, एक्ट एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। ये एक जैविक घड़ी के समान काम करता है दैट कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ के। जो प्रेगनेंसी और बर्थ के बीच में टाइमिंग को बताते हैं। होता यह है कि जब प्रीमैच्योर, देखिए अब क्या बच्चे का जन्म जो है वो ऐसा ना हो समय से पहले हो जाए। ठीक है, बच्चे का जन्म समय से पहले ना हो जाए, इसको रोकने के लिए एक हार्मोन का लेवल हायर साइड बना होता है और उस हार्मोन का नाम है CRH के, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन के। ये क्या करता है? इसका लेवल हायर साइड रहेगा तो ये प्री मैच्योर, मैंने कहा कि इसका ये क्या करता है बेटा, इसका लेवल मैं उल्टा बोल दिया, इसका लेवल यदि हायर साइड रहेगा तो प्री मैच्योर बर्थ हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस इज द हार्मोन जो CRH है, इसका एक ऑप्टिमम लेवल रहेगा तो प्रेगनेंसी एज इट इज बनी रहेगी। जो बच्चा है वो डिलीवर नहीं होगा यदि इसका एक लेवल नॉर्मल बना रहेगा। यदि इसका लेवल जो है वो हायर साइड हो गया, मदर की बॉडी में कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन का लेवल हायर साइड हो गया तो प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, के समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाएगा के। और इसका लेवल काफी कम रहा तो बच्चा 9 महीना पूरा होने के बावजूद लेबर पेन नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई, डॉक्टर बोलेगी भाई 9 मंथ पूरा हो चुका है, अब देखो 2-4 दिन वेट करते हैं, नहीं तो बच्चे को डिलीवर करेंगे, हम इंजेक्शन लगाएंगे, लेबर पेन को इंड्यूस करेंगे, आर्टिफिशियल लेबर पेन को इंड्यूस करेंगे, डॉक्टर बोलेगी, क्योंकि CRH का लेवल प्रॉपर नहीं है। समझो बात को। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन का एक लेवल बना रहता है और यह लेवल इस बात को इंश्योर करता है कि बच्चे का जन्म अभी ना हो। लेवल यदि बढ़ गया तो बच्चे का जन्म हो जाएगा। कि लेवल बढ़ा तो यदि मान लो 8वें महीने में लेवल बढ़ गया तो 8th मंथ में लेबर पेन होगा और बच्चा जिसका डिलीवर कर जाएगा। 7th मंथ में बढ़ा तो 7वें महीने में बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, प्री मैच्योर बेबी बॉर्न होगा। और 9 महीने के बाद भी लेवल नहीं बढ़ा तो फिर वो लेबर पेन आएगा नहीं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो इंजेक्शन लगाएगी उसके लिए। ठीक है, तो दैट इज द हार्मोन के। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक के समान काम करता है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बीच में ये सामंजस्य को बनाए रखता है। ठीक है, देन कम टू द NCERT। पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन की बात करते हैं टर्म के। The average duration of human pregnancy is about 9 month के, यानी ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ का होता है के। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, गर्भकाल कहते हैं के। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस के। बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है? तो आपको पता है कि यूट्रस की मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम में क्या होती है? मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती है के जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करती है। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल होती है जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करती है। और आपको पता होना चाहिए इस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इंडक्शन है, जो इंपल्स, जो हम बोलते हैं, जो प्रेरणा है, कि हम बोलते हैं पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इंपल्सेस है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कहां से आती है? वो आती है प्लासेंटा से और फीटस से आती है। जो ग्रोइंग फीटस होता है ना, वो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस करता है कि उसके चलते क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो और ऑक्सीटोसिन निकलता है। जैसे ही और ऑक्सीटोसिन निकला और तेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जितना तेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ उतना अधिक ऑक्सीटोसिन निकला। इंटरेस्टिंग बात यह कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, ऐसा कहते हैं, आपको बता दूं मैं, मदर को जो दर्द होता है ना, जो लेबर पेन होता है,
वो कई हड्डियों के टूटने के दर्द के बराबर का होता है। इट इज द मोस्ट इंटेंस पेन के, और हर बार दर्द होता है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, हर बार दर्द पहले से अधिक होता है, क्योंकि दर्द हुआ, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया, मोर ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, और तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। एवरी टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर पावरफुल देन प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पल्सेटाइल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हो रहा होता है, और फाइनली बच्चे को बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। ये नॉर्मल सिस्टम है भाई। हम तो देखो, हम तो हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं पेशेंट को, हम कंफर्ट का ध्यान भी रखते हैं डॉक्टर्स लोग के, लेकिन बाकी एनिमल्स के बच्चे कैसे हो रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। बिग महिलाओं की दर्द सहने की क्षमता आदमी से कई गुना अधिक होती है। आदमी को यदि उसका आधा दर्द भी दे देना आप, एक मेल को उसका आधा दर्द भी दे दे, तो आदमी जो है वो जीवन भर उस दर्द से उबर नहीं पाएगा। प्रकृति का वरदान है कि मदर को इतनी क्षमता मिली है कि इतना दर्द सहने के बाद जैसे वो बेबी को देखती है ना, अपना पूरा दर्द भूल जाती है। अमेजिंग, मतलब भगवान ने इतना, तो महिलाओं की जो सहन करने की क्षमता है ना, जो वो कमजोरी नहीं है उनकी, उनका पावर है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है ना महिलाएं, आपको बता दूं मैं कि एक समान तरह की चोट यदि आदमी को लगी होगी और वही महिला को लगी होगी, तो आदमी को बहुत ज्यादा दर्द करेगा वो। कई बार वो वियरेबल भी नहीं होगा। फीमेल्स जो है वो कम कंप्लेंट करेंगी, ठीक है, हो जाएगा ठीक। कई बार वो दर्द में भी काम कर लेंगी घर का। दे हैव मच मोर कैपेसिटी टू टॉलरेट द पेन। क्या प्रकृति ने दिया है, वो वरदान है, उनको कुछ नहीं कर सकते, वो उनका एक नैसर्गिक वरदान मिला हुआ है उनको। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्सपल्शन करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, और बच्चे का डिलीवर होना के प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को हम कहते हैं पार्ट्यूरेशन कहते हैं। हमके चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं इसको हम। इसके लिए हम पार्ट्यूरेशन वर्ड का बेटा यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए, है ना कैसे जो बच्चे का जन्म होता है, कैसे देखिए आप देख रहे हैं ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर का मतलब है कि अभी लेबर की शुरुआत हो चुकी है। लेबर पेन जो दर्द होता है ना, जो बेबी की डिलीवरी के समय जो दर्द होता है मदर को, हम लेबर पेन कहते हैं, ठीक है। लेबर पेन के दौरान कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? ये यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करती है इसके बेबी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है बर्थ कैनाल किससे बना होता है? बर्थ कैनाल वेजाइना और सर्विक्स के, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के मिलने पर बर्थ कैनाल बनता है, ठीक है ना। ठीक है, देख रहे हैं आप, फ्लेक्शन हुआ, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, रिलैक्सेशन ने क्या किया? प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्टन किया उसने, और जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले बेबी का हेड जो है वो रोटेट करके बाहर आया अटके, और फिर के पहले हेड बाहर निकला, फिर पूरी बॉडी बाहर निकली, देन दी प्लासेंटा जो है वो डेसिडुआ बेसिलिस जो प्लासेंटा का हिस्सा वो भी सेपरेट हो गया, बाहर आ गया अटके। तो बच्चे का जन्म हुआ, देन प्लासेंटा का जन्म हुआ, प्लासेंटा को भी बाहर, याद रखिए बच्चे की डिलीवरी हुई और प्लासेंटा की डिलीवरी हुई, ठीक है। प्लासेंटा को डिस्कार्ड कर देंगे हम, बच्चे को रख लेंगे हम, ठीक है। The parturition is induced by a complex neuroendocrine, मैंने कहा ना बेटा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है बच्चे की डिलीवरी के लिए, क्या? ठीक है, तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म काम करता है। देखिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताया था मैंने अभी, द सिग्नल ऑफ पार्टिशन, यानी बच्चे की डिलीवरी के लिए, लेबर के लिए सिग्नल कहां से आता है? ये फुली डेवलप्ड फीटस से आता है और प्लासेंटा से आता है। इससे क्या होता है कि हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के जब बच्चा पूरा 9 मंथ का हो चुका होता है, गैस्ट्रल पीरियड पूरा 9 मंथ का हो चुका होता है, तो इस समय प्लासेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस के कारण चलते क्या होता है कि एक प्रकार से जो है वो एक सिग्नल जनरेट होता है, और उस सिग्नल के चलते क्या होता है कि यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे ही यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन और होने लग जाता है, फिर और लेवल बढ़ेगा और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, तो लगातार ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी के। जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, उसके बाद क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। जैसे ब्लड में ऑक्सीटोसिन आता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और अधिक होने लगते हैं, और जितने अधिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उतना अधिक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जितना अधिक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उतने अधिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। मतलब एवरी टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर पावरफुल, ठीक है। The oxytocin act on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि
फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा से माइल्ड से एक सिग्नल गया, हल्का सा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे हल्का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया, और जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा और अधिक हुआ तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, तो लगातार लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, क्लियर? देखिए ना, फैंटास्टिक फोटोग्राफ जो आपको बता रहा ब्लड के, क्या हुआ बेटा कि यूट्राइन स्ट्रेच स्टिमुलेट एफरेंट न्यूरॉन। सुनिए, यूट्रस के अंदर नर्व सप्लाई है, और वो नर्व सप्लाई जैसे ही पूरा फीटस पूरा डेवलप हो चुका है, फुली मैच्योर हो चुका है, तो यूट्रस पूरा का पूरा खिंच चुका है, मैक्सिमम लेवल तक खिंच चुका है, तो यूट्रस का स्ट्रेच जो है उसने ब्रेन को स्टिमुलेट किया। ब्रेन में इंफॉर्मेशन कहां गई? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन गई है कि, और उसने ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया कि उसने यूट्रस की स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उससे क्या हुआ बेटा, उससे यूट्रस जो है वो तेजी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा पिट के, और उससे लगातार ये चीज चलने लगी के, और इस समय क्या हुआ, इस समय फिर से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। और ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन कहां से निकले आपके, देखिए आप देख सकते हैं इसमें कि जो है वो फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन निकले यहां पे। इंटरेस्टिंग बात है कि यानी फीटस जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना तो फीटस आता है स्ट्रेस में। सुनिए बात कहानी के, यानी जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बच्चा तो अंदर प्रेजेंट है उसमें, बच्चा भी दब रहा है उसमें, तो बच्चा आता है स्ट्रेस में, तो उसके अंदर जो है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन भी क्या करते हैं, वो हार्मोन जो है वो फीटस के अंदर जो है फीटस के अंदर क्या काम करते हैं, वो हार्मोन भी जो है वो बेसिकली जो है एक प्रकार सिग्नल के समान काम करते हैं, और ये डिलीवरी को वो इंश्योर करते हैं कि अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होकर बच्चा डिलीवर हो जाए। ठीक है, क्लियर? The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contraction। देखिए जो मैंने बताया आपको है ना कि क्या होता है बेटा, लगातार है ना, एवरी टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इज मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जब जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी बार ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा यूट्रस और पावरफुल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चलता रहेगा ये जब तक बच्चे का डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, तो हर बार स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, इससे बेबी यूट्रस से बाहर आ जाएगा बेटा बर्थ कैनाल के थ्रू। बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्विक्स का कैनाल और वेजाइना के, और इसे हम बोलेंगे पार्टीशन बोलेंगे हम। ठीक है ना। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। बच्चे का जन्म हुआ, प्लासेंटा ही बाहर निकले यहाँ पेट के। क्वेश्चन ये है कि यदि मान लीजिए डॉक्टर्स को प्रेगनेंसी को इंड्यूस करना है तो कौन सा हार्मोन देना पड़ेगा? अरे आप तो बड़े इंटेलिजेंट, आपने झट से बोला सर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव द ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन टू इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, क्लियर? देखिए ना, दिस इज दी, दिमाग में रखिएगा बेटा इसको ना। ठीक है, फीटस ने प्रोस्टोग्लैंडिन्स को रिलीज किया, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज किया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रोल प्ले करेगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा ये। तो ओवरऑल क्या देखा बेटा हमने, ओवरऑल जो है हमको एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल, मैंने कहा ना कि पार्टिशन में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यहाँ पे रोल प्ले करती है, तो वही मैकेनिज्म को यहाँ पे हम जो है फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? The mammary gland of the female undergoes differentiation during the pregnancy। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन था HPL, उसने मेमोरी ग्लैंड को डेवलप होने में भूमिका निभाई थी, उसके वो उसे डेवलप करेगा बेटा, और एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। के जैसे प्रेगनेंसी हो चुका होगा उसके बाद जो है मेमोरी ग्लैंड काम करना शुरू करेगी, और इससे हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन के अंदर मिल्क बनने लगे, ऐसे लैक्टेशन बोलेंगे इसको हम। ठीक है, दिस हेल्प द मदर टू फीडिंग द न्यूबॉर्न। के जो मैमल्स होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, जो यंग वंस होते हैं वो शुरुआत में अपनी मदर के फीड पर रहते हैं, जो मदर्स मिल्क होता है। वेरी वेरी IMP एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। के यानी शुरुआत में जो मदर को मिल्क निकलता है वो येलोइश कलर का होता है, डार्क होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। पहले के जमाने में लोग बाग इस मिल्क को खराब बोल के फेंक दिया करते थे, इसको बच्चे को नहीं पिलाते थे उठ के, और ये बहुत बड़ी गलती करते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने और तमाम तरीके के NGO ने लोगों को एजुकेट किया, लोगों को समझाया। आज भी ट्राइबल एरिया में ऐसे ही लोग करते हैं, समझाया कि नहीं इस मिल्क को फेंकना नहीं है ये बच्चे, बल्कि इसके अंदर बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी होते हैं, ये बच्चे को कई बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, जो शुरुआत में जो मिल्क निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम टर्मिनोलॉजी को याद रखना बेटा, जिसमें कई सारे एंटीबॉडीज होते हैं, और ये बच्चे के को कई बीमारियों से बचाता है, बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग
तो कहा जाता है कि बच्चे को शुरू जन्म के बाद बच्चे को 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मैं सब कहता हूं आपसे कि हमेशा के मदर को क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए। और याद रखिए बेटा कि एक प्रेग्नेंट मदर होती है और एक जो लैक्टेटिंग मदर होती है ना, उसका फूड अच्छा होना चाहिए, उसके फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब होना चाहिए। और उसको नॉर्मल व्यक्ति से जाना है, जब भी कभी एक प्रेग्नेंट मदर खाना खाती है तो इस बात का ध्यान रखे कि वो 2 लोगों के लिए फूड खा रही है, अपने लिए और बेबी के लिए, ठीक है। जब एक लैक्टेटिंग मदर खाना खाती है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भोजन करती है, कि वो 2 लोगों के लिए भोजन है, क्योंकि बच्चा जब मिल्क लेता है ना तो कम से कम 2000-2500 कैलोरी बच्चा आपकी ट्रांसफर कर चुका होता है, मदर की बेबी में चली जाती है। तो बच्चा जो होता है वो जब मदर्स मिल्क को लेता है तो मदर को बहुत सारा मिल्क को जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा एनर्जी उसका चला जाता है, इसलिए मदर जो है वो लैक्टेटिंग मदर को एक बेहतर मील की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बता दूं मैं, हम लोग सब, हमारा पुराना जो कल्चर है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट कल्चर है। बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में लड्डू बनते हैं, माँ के लड्डू, उसमें सोट होती है, उसके अंदर मूसली होती है, उसमें गोंद होती है, उसके अंदर गुड़ होता है, उसके अंदर तिल होता है, उसके अंदर के यानी बच्चे के जन्म के बाद में घर में जो है वो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनते हैं, ठीक है। अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार लोग बाग उसमें चीजों को डालते हैं, पर बनते हैं लड्डू। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो लड्डू में गुड़ है, हाई कैलोरी कंटेंट है उसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सफेद मूसली है, गोंद है, उसके अंदर एल्कलॉइड है। तो वो इसलिए था कि मदर को एक तो हीलिंग में हेल्प मिले, दूसरा मदर जो बच्चे को फीड करा रही है तो हो सकता है घर में रोटी सब्जी उतना ना बनता हो, कि नॉर्मल फूड में उतना कैलोरी ना होता हो, तो मदर को एक्स्ट्रा कैलोरी देने के लिए वो कहते हैं तुम रोज एक लड्डू खाओ, ठीक रहोगे। तो प्रथा है गांव के अंदर, देखना कि बच्चे का जन्म हुआ तो एक डब्बे में लड्डू बना के रख देते आते, 15, 20, 50 जो लड्डू में 1-2 महीना मदर जो है वो खाए तो उसको कम से कम फीड, तब तक मदर थोड़ा अपना रिकवरी करेगी वो, और फिर और चीजें खाना शुरू कर देगी वो, ठीक है। ऐसा होता है, बड़ा है। मतलब मैं कहता हूं कि हमारे कई ट्रेडिशन ऐसे हैं जो बहुत ही साइंटिफिकली उनको बनाया गया है, केवल इसलिए ताकि जो है वो, और उसको कल्चर का रूप दिया गया, उसको कई बार धर्म से जोड़ दिया, कई बार कल्चर से जोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य केवल मेडिकल पर्पजेस उसके पीछे छिपे हुए थे, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप एन हेल्दी बेबी। के डॉक्टर पहला क्वेश्चन, जब बच्चे को वैक्सीन के लिए लेके जाओगे, डॉक्टर पहला क्वेश्चन करेगा कि कुछ बाहर का तो नहीं खिलाते हो। मदर्स मिल्क में फीड करता है, बच्चा का पेट भरा जाता है तो पूछता है चीज के, तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कई बीमारियों से दूर रखती है, ठीक है। और मदर और बेबी के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो बड़ा, मैंने कहा ना आपसे कि हम ऑलरेडी पढ़े हुए कि ऑक्सीटोसिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्या प्रोलैक्टिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करने में रोल प्ले करता है, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क के बनने में हेल्प करता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। आप देख रहे हैं आपके सामने तस्वीर में कोलेस्ट्रॉल और नॉर्मल, यानी आप देख रहे हैं नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क जो होता है व्हाइट, जो बाद में शुरू के 1 वीक के बाद में नॉर्मल मिल्क आएगा वो आप देखेंगे तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद में नॉर्मल मिल्क सफेद जाता है, अदरवाइज शुरुआती मिल्क जो है लिक्विड गोल्ड कलर का होता है, सुनहरे रंग का होता है, और यही कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। देखिए ना, जो है फर्स्ट 3 डेज मिल्क के पहले 3, बच्चे की डिलीवरी पार्टीशन के बाद पहले 3 दिन में मिल्क किस तरह का दिखाई पड़ रहा है। 5 डेज में देखिए कलर थोड़ा चेंज हुआ, 6 डे में कहा, और 25th डे में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका होता है, ठीक है ना। ये और इतना ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में मेडिसिन लॉन्च हो गई इसकी। देखिए, देयर आर कोलेस्ट्रॉल सीरम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क पाउडर, कोलेस्ट्रॉल पाउडर, ठीक है ना। मतलब ये इसमें चूंकि इसमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें, इम्यूनोग्लोबिन जी है, प्रोटीन एनरिच है इसमें के, मतलब इसमें बड़ी मात्रा में ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है। तो ऐसे जो है वो ऐसे मिल्क पाउडर्स अवेलेबल हो गए, मतलब लोग समझ गए इंपॉर्टेंस, तो उसको उन्होंने कमर्शलाइज भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा जो है चैप्टर जो है वो पूरा होता है। अब आपको ईमानदारी के साथ बतलाना है, टेल मी हाउ यू फील, रियली फील के, एंड इस चैप्टर में क्या सीखा आपने, क्या जाना आपने के, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। तो आपको लगा होगा ना कि पूरा चैप्टर एक स्टोरी के समान, इसमें हमने बहुत चीजों को सीखा, हमने बहुत एक एक कॉन्सेप्ट, नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया, हर चीज को हमने अच्छे से समझा बेटा, ठीक है। ये बात अलग है कि लेक्चर्स के जो है वो आपके 18 लेक्चर्स के लगे, लेकिन ये है कि हमने शुरुआती लेक्चर्स का ड्यूरेशन थोड़ा कम था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन भी थोड़ा ज्यादा रहेगा और चीजें कवर होने लगेंगी। तो अभी देखिए, इसके बाद वाला चैप्टर जो हम नेक्स्ट चैप्टर हम जो शुरू करेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है, पर वो छोटा, कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, उठ के जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना।
तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से बेटा रिवाइज करना है, ठीक है। और टॉपिक टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है। दे रखा हुआ कैलेंडर में कहीं पर टॉपिक टेस्ट जो है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और आपको इसका टॉपिक टेस्ट देना है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। टॉपिक टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने जो डीपीएस में पढ़ाया गया पहले के टेस्ट हैं, उन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन नए होंगे उसमें, लेकिन पर्पस ये रहेगा आपका कि जितना आपको पढ़ा दिया गया अभी तक, इतने क्वेश्चन आपने लगाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, एक बार उनको हम फिर से देखें। अब कुछ क्वेश्चन उसमें से भी दूंगा मैं आपको, मैं, ठीक है, पहले ही बता दूं मैं, कुछ क्वेश्चन में आपको जितने डीपीएस आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लगाए हैं वो एक बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, सारे टेस्ट आपको एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं वहां से दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको नए दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देन चैप्टर फिनिश्ड के फिर नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे हम, है ना, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.